same as the case of the gravitational field, electric field is defined as the region of the space का वो region where वहां पर हमने mass पढ़ा था, यानी एक ऑब्जेक्ट जिसका mass हो, यहां पर where an object which carries charge, electric charge, experiences some force. ठीक है, a region of space, स्पेस का वो इलाका जहां पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स. अब बच्चा कहेगा कि सर क्या जरूरी है चार्ज पार्टिकल हो? अगर एक वायर हो उसके गिर्द भी अगर मैग्नेट रखूं तो वो भी डिफ्लेक्ट करेगा. तो वायर में से कौन गुजर रहा है? वायर में से टाइगर श्रॉफ तो नहीं गुजर रहा ना. कौन गुजरेगा वायर में से? भाई चार्ज पार्टिकल ही तो होगा, इलेक्ट्रॉन ही तो होगा. तो सोचो, तो और उसके गिर्द जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल रखा है, जाहिर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उस चार्ज पार्टिकल की फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी. तो जाहिर सी बात है वो फोर्स फील करेगा चार्ज पार्टिकल, इसलिए वायर जो है वो इधर उधर मूव करेगा. या आप लोग ओ लेवल्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मोटर इफेक्ट में पढ़ चुके हो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर में, कि जब एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो फोर्स फील करता है. तो जाहिर है वायर फील नहीं करता, वायर के अंदर का चार्ज फील करता है. तो अल्टीमेटली फिर चार्ज आ गया. ठीक है, सो याद रखिएगा इस तरह का मामला है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स. नाउ अब स्टार्ट करते सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज से. ये ऑल्दो कि ये कॉन्सेप्ट एएस के अंदर बड़ा डिटेल में मैं बता चुका होता हूँ, लेकिन मैं यहाँ A2 में थोड़ा बताता हूँ. सो basically there are two definitions of the charge. First one is called the qualitative definition, जो कि इलेक्ट्रॉन को बेस बनाकर रखी गई है. The first one is called gaining or losing electron from an atom. इलेक्ट्रॉन से जो है मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से इलेक्ट्रॉन का जो समझो कि निकालना या उसको इलेक्ट्रॉन देना अल्टीमेटली एक डेफिशिएंसी क्रिएट करे, इलेक्ट्रॉन निकले अगर एटम से, या इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जाए तो एक्सेस हो जाए. दोनों सूरतों में चार्ज क्रिएट करता है. अ चार्ज इज द डिफरेंस बिटवीन कि कितना एक्सेस है और कितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, डिफरेंस इज इन द एक्सेस और डिफरेंस इन द लैकिंग एंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. कितना लैक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड चार्ज. अब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, यू नो दैट. फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द सोडियम एटम, अगर मैं आपको सोडियम एटम की एग्जांपल दूं तो सोडियम एटम के अंदर यू नो दैट 11 और 23, इट मींस यू हैव 11 प्रोटॉन एंड यू हैव 11 इलेक्ट्रॉन. सो 11 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ ऐसे यूं आप और अंदर आउटर मोस्ट इनर मोस्ट शेल में 2 डाल देंगे. और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन 11 प्रोटॉन आपके यहाँ हो जाएंगे और 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे. सो आप करें ना 23 माइनस 11, यू विल गेट न्यूट्रॉन. क्लियर है? दैट इज 12. ठीक है, जब आप देखें अगर सोडियम के इसमें से इस शेल में से आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन. क्लियर है? इसी तरह अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन बाहर से एटम ले लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन है चार्ज की, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेफिनेशन. ये है कूलम चार्ज की डेफिनेशन. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ कूलम चार्ज. ठीक है भाई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कूलम चार्ज. तो कूलम चार्ज की डेफिनेशन कहती है कि अगर 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कहीं पर जमा हो जाए, दैट विल बी इक्वल टू 1 कूलम चार्ज. होता है ना 1 कूलम चार्ज की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वो 1 कूलम चार्ज की कीमत मैं जानता हूं, वो है 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? जी सर. इलेक्ट्रिक फील्ड, जी जनाब, जस्ट थिंक अबाउट इट कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने कैसे बनाई थी. तो भाई उसके लिए अगर आपको याद हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए,
तो आपने क्या किया था, आपने अर्थ को लिया था, ठीक है, आपने अर्थ को लिया था और अर्थ को लेने के बाद आपने अर्थ को ये ड्रॉ किया और अर्थ के ऊपर स्पेस में आपने एक बंदे को एज ए पैराशूटिस्ट के तौर पे छोड़ दिया। तो पैराशूटिस्ट जो है वो जमीन की तरफ आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, तो आपने उस लाइन को ट्रेस कर दिया। क्लियर है? उस लाइन को आपने यूं ट्रेस कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? वो लाइन आपकी ट्रेस हो गई ऐसे। तो वो जो लाइन आपकी ट्रेस हुई, उस स्ट्रेट लाइन को आपने इनवर्ट एरो करके यूं करके बना दिया। तो आपने जो इनवर्ट एरो करके बना दिया, ये जो लाइन होती है ये लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, इसको लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। इस तरह की सारी लाइन को लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। और ये कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल होती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स, और इसको फील्ड लाइंस भी कहते हैं। क्यों ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा होता है वो इनवर्ड। क्लियर है? ठीक है। अब आपने यहां पर जो 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 पैराशूटिस्ट लिया था, वो कौन सा पैराशूटिस्ट था? इसका मास था टेस्ट मास। जब अर्थ की बात की थी ग्रेविटेशन में, इसका मास कौन सा था? टेस्ट मास। बताया था ना, टेस्ट कर रहे हैं इस पे, ठीक है। यही बताएगा ना बंदा, ये नीचे आ रहा है तो यही तो बताएगा कि भाई अर्थ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, तो ये टेस्ट मास है। टेस्ट मास की रिक्वायरमेंट क्या थी कि इसका मास 70 केजी था। द अर्थ का मास 5.98 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम है, और ये इसके मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यानी मास ऑफ जो पर्सन है, टेस्ट मास है, वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। क्लियर है? ऑलमोस्ट जीरो है। यानी इसकी, इस बंदे की अपनी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, उसे खराब नहीं करेगी, उस पर इंपैक्ट ही नहीं डालेगी। यही सब बताया था मैंने। इसी तरह यहां पर भी फील्ड लाइंस बनाने के लिए टेस्ट चार्ज लिया जाता है। और टेस्ट चार्ज में क्या कहानी होती है? लेट्स से यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज। अब यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, भाई ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने यहां पर टेस्ट चार्ज रखना, और याद रखिएगा टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी टेकन एज पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज लिया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया जाएगा? एक स्टैंडर्ड डेवलप किया साइंटिस्ट ने कि इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे, तो पॉजिटिव ले लीजिए आप। सो अब आप यहां पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसा टेस्ट चार्ज का रूल क्या है? इसका अपना चार्ज इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। लेट्स से ये आपने प्रोटॉन ले लिया, जिसका जो चार्ज है, जिसका जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर 90 नेगेटिव 19 कूलम, और ये जो चार्ज है ये है तकरीबन 2 कूलम का। अब सोचिए 2 कूलम के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल है। सोचिए, सोचे ना आप, ये पावर नेगेटिव 19 में तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, उसे खराब नहीं करेगी। क्लियर है? और इस पे इंपैक्टफुल भी नहीं होगी। सो अब ये क्या करेगा? इसको, अब ये इसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। ये जाहिर है कि इसको, ये इसको यूं रिपेल करेगा और ये इसको यहाँ पीछे की तरफ रिपेल करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये रिपेल करके ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यार उस पॉइंट को ऐसे बना लो, ड्रॉ कर लो, क्या इशू है? ठीक है भाई, इसको ड्रॉ कर लो यार। ये तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। फिर इस चार्ज को उठाओ यहां से, इस चार्ज को यहां से उठाओ, यहां लगा दो। यहां लगाओगे तो फिर क्या करेगा उसको भाई? इसको यूं रिपेल करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? फिर ये तुम ऐसे बना लो, फिर चार्ज को यहां से उठाओ, यहां लेकर आओ, फिर यहां लेकर आओ, हर जगह लेकर आओ। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की बनेगी। पॉजिटिव चार्ज लेके इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। वी कॉल इट रेडियली सिमेट्रिक। आउटवर्ड एंड रेडियली सिमेट्रिक लाइंस होती हैं। रेडियली सिमेट्रिक क्योंकि हर जगह से रेडियस पे सिमेट्रिक है, इक्वी डिस्टेंसेस पे, यानी यहां से जितने डिस्टेंस पे जाओ हर जगह से क्या है? रेडियली सिमेट्रिक है।
और नेगेटिव चार्ज में वही पॉजिटिव चार्ज है वो करीब आएगा। सो नेगेटिव चार्ज के अंदर ये देखो ये करीब आ रहा है, तो रेडियली इनवर्ट है। क्लियर है, समझे? जी सर। अच्छा जी, बना लिया? प्लीज ड्रॉ कर लिया तो बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं। बना लिया। नेक्स्ट इज this is the electric field lines between two I mean between a positive charge and a negative charge. अब जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाएंगे इनके दरमियान गैप बढ़ता चला जाएगा। ये गैप जो है इनके दरमियान जैसे से गैप बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती चली जाएगी। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ थी ना, ऐसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे। जैसे जी की वैल्यू थी वहां पर, वो बता रही थी कितना न्यूटन फोर्स है पर किलोग्राम मास पे। ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, तो यूं समझो कि जैसे जैसे आप दूर जाते चले जा रहे हैं गैप बढ़ता चला जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो भी वीक होती चली जा रही है। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, वो भी वीक होती चली जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे गैप बढ़ता चला जाएगा लाइंस के दरमियान वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होती चली जाएगी। क्लियर है? जी सर। आइए, अब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? जो इस शेप की बनती है। अब आप सोचेंगे कैसे बनती है, तो उसके लिए भी टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज। तो टेस्ट चार्ज आप रखें यहाँ पे, वो यहाँ से चलता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाएगा, यहाँ से चलता हुआ भी यूं निकल जाएगा। समझ आई बात? आप टेस्ट चार्ज इधर रखिए, वो यूं निकल जाएगा। समझिए इसको। सो यहाँ से ये लाइन आगे जाके पैरेलल हो जाती है और नीचे से जाके भी ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और बीच में एक रीजन आता है, इसको नल रीजन कहते हैं या न्यूट्रल रीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो राइट से भी रिपेल हो रहा है और वो लेफ्ट से भी रिपेल होता है, तो रिजल्टेंट फोर्स इस जगह पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। क्लियर है? आ रही बात समझ? सो इसी रीजन को दैट्स व्हाई हम नल रीजन कहते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होती है? जीरो होती है। क्लियर है? जा रही है वो वीक होती चली जाती है, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स वीक होती चली जाती है और यहाँ से ये फील्ड लाइंस दूर की तरफ जाएंगी। सिमिलरली ये दो नेगेटिव चार्ज का है, हमें फील्ड लाइंस इनवर्ड आएंगी लेकिन बीच में स्टिल नल रीजन होगा। कैसे पता सर आपको? मैं टेस्ट चार्ज बीच में रखूंगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये उसे अट्रैक्ट करेगा, ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये जो है वो न्यूट्रल रीजन हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जो है वो लाइक चार्जेस थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनलाइक चार्जेस। अब अनलाइक चार्जेस के दरमियान बेटा ये फील्ड पैटर्न होगा। अच्छा, ये डॉटेड लाइंस को जरा इग्नोर करना, अभी बताता हूँ ये डॉटेड लाइंस क्या होती है। ठीक है, जस्ट इग्नोर द डॉटेड लाइंस। मैं बल्कि मिटा देता हूँ, बाद में इसको मैं वो कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। आप इसको बनाइए, ड्रॉ कर लीजिए। नाउ यू विल आस्क सर ये कैसे प्रोड्यूस हुई? जाहिर है कि टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज मूव करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। टेस्ट चार्ज कैसा होता है ना? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल दी, तो वहां पर आप हैं और ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। सो यू आर बिहेविंग लाइक टेस्ट मास, तो यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होगा। सो टेस्ट चार्ज को आप पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, मतलब पॉजिटिव के करीब छोड़ दीजिए, वो रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा, को यूं अट्रैक्ट करेगा, आगे कर लेगा। क्लियर है? आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज छोड़िए, ये रिपेल करके आगे भेजेगा। अब यहाँ छोड़िए, वो यूं चला के ऐसे फेंक देगा। आप यहाँ छोड़िए पॉजिटिव चार्ज को, यूं चला के ऐसे कर देगा। आप यहाँ छोड़िए, वो यूं चला के यहाँ ले आएगा। समझ आई? मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर ये पैटर्न बनाने के लिए आता है, सो 3 मार्क्स का, वैसे 3 मार्क्स का एक नॉर्मली क्वेश्चन बनता है। सो 3 मार्क्स तो ये कि डायरेक्शन आपने करेक्ट बनाई हो, ये एरो सही बनाए, उसका 1 नंबर मिलेगा। गैप्स आपने प्रॉपर बनाए हो, गैप्स ये देखो यहाँ दूर है, यहाँ क्लोज है, यहाँ और क्लोज है, तो सबसे क्लोज ये रहा, उससे दूर ये रहा, उससे दूर ये रहा, ये गैप आपने फोकस करना है यहाँ से यहाँ। क्लियर है? और तीसरा ये कि अगर वो एक चार्ज के दरमियान है, एक चार्ज से फील्ड लाइंस क्रिएट करने के लिए कहता है, तो एक चार्ज के लिए आपने क्या करना है? ये गैप को आपने दिमाग में रखना है। और दूसरा ये कि रेडियली सिमेट्रिक बनानी है लाइंस। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिक का मतलब कहीं से भी इसको कट कर लो, राइट लेफ्ट सिमेट्रिक है।
रेडियली सिमेट्रिक का मतलब हर तरफ जो है वो इक्वल रेडियाई है। क्लियर है? तो ये चीज है। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पॉजिटिव प्लेट ये रही, नेगेटिव प्लेट ये, दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करो। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऐसे स्ट्रेट। अब आप सोचेंगे स्ट्रेट क्यों निकल रही है? तो स्ट्रेट निकलने का रीजन मैं बता देता हूँ। दो पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है ये फील्ड लाइंस यू निकालता है, ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ऐसे निकालेगा। अभी दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे 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 ऐसे, यूं यूं यूं। क्लियर है बच्चों? नहीं क्लियर है? जी बच्चों समझ आ रहा है? जी सर। अब आपने दो पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं, तो नीचे वाला अच्छा नहीं बना तो इसको मिटा के इसकी कॉपी बना देते हैं। ये कोई बात? अब जैसे आप इसे करीब लेके आओगे ना तो ये दोनों पार्ट रिपेल करेंगे, समझना। या एक प्लेट में जब पॉजिटिव चार्ज इतने क्लोज क्लोज होते हैं ना, तो अंदर वाले जो रीजन है ये ये यानी ये वाले जो रीजन है ना, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? ये कैंसिल करते हैं और निर्लीजतन ये जो लाइंस होती है ना, जो इधर आ रही होती है, वो ऐसे मुड़ के यूं बाहर निकल आती है। ये वाली यूं जाके ऐसे बाहर निकल आती है, पैरेलल निकलती है। बात समझ आई? और ये भी यूं निकल आएगी, ऐसे पैरेलल निकलेगी। समझ आई बात या नहीं आई? इस तरह तुम और चार्जेस लेकर आ जाओ, और चार्जेस लेकर आओ, और पॉजिटिव चार्जेस के गेट बना लो। वो सारे के सारे जो है वो पैरेलल लाइंस बना देंगे, यूं पैरेलल कर देंगे, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से ये बाहर फील्ड लाइंस निकालेंगे। और इसी तरह प्लेट के बीच में आप देखो, ये चार्जेस के दरमियान जो फील्ड लाइन होती है पैरेलल जा रही होती है। बात समझ आई नहीं आई तुम लोग को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है? जी बच्चों। यस। अच्छा, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यूनिफॉर्म चार्ज पार्टिकल्स के लिए या चार्ज प्लेट के लिए इक्वी डिस्टेंस होगा, इक्वल गैप होगा फील्ड लाइंस के दरमियान। और बाहर वाला यूं देखो कर्व होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म प्लेट होगी, यानी ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूर दूर है, नीचे करीब करीब है, तो देखो जैसे जैसे चार्जेस करीब करीब होंगे फील्ड लाइंस में गैप भी कम होता चला जाएगा। और फील्ड लाइंस में अगर गैप कम होता चला जाएगा, ये तो जैसे जैसे ये करीब है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स वीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक है। वही बताता हूँ आगे। क्लियर है? पॉइंट चार्ज क्या होता है? देखो पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है कि जिसको एक्यूमुलेट करके, जमा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर में कंसंट्रेट कर सके। मिसाल के तौर पे तुमने वो चार्ज स्फीयर देखा है, मेटालिक स्फीयर। अगर मैं उस चार्ज मेटालिक स्फीयर की बात करूं, अगर तुमने नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूं। ठीक है? ठीक है, चार्ज मेटालिक स्फीयर होता है, इनको चार्ज किया जाता है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बेटा? आ रही है सर। और ये जो चार्ज मेटालिक स्फीयर होते हैं बेसिकली ये कैपेसिटर के तौर पे काम अंजाम देते हैं। ठीक है? तो इस तरह के जो है चार्ज मेटालिक स्फीयर्स होते हैं। अब आप देखिए, ये चार्ज मेटालिक स्फीयर है, अगर मैं इनके तमाम चार्जेस जो इनके सरफेस के ऊपर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनके चार्जेस यकीनन सरफेस के ऊपर होंगे। ठीक है? इनके चार्जेस सरफेस के ऊपर होंगे। अब सरफेस पे होने का क्या मतलब है, इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सिर्फ स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ठीक है? इसकी सरफेस को मैंने चार्ज किया हुआ है, अंदर चार्ज नहीं जाते, सरफेस को मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। ठीक है? अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो इसका मतलब अगर एक ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा बाहर की तरफ, अंदर नहीं निकालेगा, सिर्फ बाहर की तरफ निकालेगा। कि बाहर क्या है, फील्ड लाइंस अंदर कैसे जाएगी भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएगी, अंदर क्यों जाएगी? नेगेटिव होता तो अंदर की तरफ जाती। क्लियर है?
सो फील्ड लाइंस ये बाहर की तरफ आएंगी, क्लियर है? तो उसको फील्ड लाइंस बाहर आती हुई नजर आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी भाई, मुझे बताओ, समझे नहीं समझे? इसी तरह अगर इसी स्फीयर को खत्म करके, वैनिश करके, इन तमाम चार्जेस को सेंटर पे कंसीडर कर लो, इन तमाम चार्जेस को मैं यहां से रिमूव करके सेंटर पे लेकर आ गया, बड़ा चार्ज बना दिया प्लस का। तो अब जो इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलनी होंगी वो कैसे निकल रही होंगी भाई बताओ? वो भी ऐसे ही निकल रही होंगी ना बाहर की तरफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाहर की तरफ ही निकल रही होगी ना यार, वो भी तो ऐसी निकल रही होगी, यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है बेटा। तो इसको अभी भी ऐसे ही लगेगा इस ऑब्जर्वर को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। सो दोनों केसेस, चाहे चार्जेस को मैं सरफेस पे लूं, जो कि फिजिकल रियलिटी में ऐसे ही होता है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए कूलम्स लॉ जो अभी मैं लगाऊंगा वो सिर्फ पॉइंट चार्ज पे लगता है, वो इस पे नहीं लगेगा, ठीक है? दोनों सूरतों में ऑब्जर्वर को यही लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ही है, क्लियर है? सो कूलम्स लॉ लगाने के लिए मुझे इस तमाम सरफेस के चार्जेस को जमा करके एक सेंटर पे लेना पड़ेगा, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो भाई जीरो हो जाएगा, इसका अपना रेडियस जीरो हो जाएगा, और जो ऑब्जर्वर होगा जाहिर है वो भी कोई टेस्ट चार्ज खुद ही होगा ना, क्योंकि ऑब्जर्वर कोई इंसान तो नहीं होगा, ये ऑब्जर्वर मैंने आंखें बना दी लेकिन ऑब्जर्वर इंसान नहीं होगा, ऑब्जर्वर बेसिकली एक टेस्ट चार्ज होगा जो ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो चार्ज को देखने के लिए चार्ज बनना पड़ेगा, मास को देखने के लिए मास बनना पड़ेगा, बिल्कुल हकीकत है, इसमें कौन सी दो राय है? आपने जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करने के लिए, मास को फील करने के लिए खुद मास, आप खुद ही तो गए थे ऊपर आसमान पे हवा में, तो यार चार्ज को फील करने के लिए ऑब्जर्वर को भी तो चार्ज बनना पड़ेगा ना, मैग्नेट को फील करने के लिए मैग्नेट बनना पड़ेगा, सोचिए आप, मैं गलत कह रहा हूं? बात समझ आई? सो यहाँ पे अब आप समझ आई आपको बात? तो ये पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट ये है कि तमाम चार्जेस को जमा करके सेंटर में ले आओ और उस ऑब्जेक्ट का अपना रेडियस जीरो हो जाए, क्लियर है? जी सर। क्लियर है? सो अब ये देख लीजिए कि इस तरह से ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट चार्ज। उसके बाद कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए लगेगा, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स का जो लॉ था, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वो भी पॉइंट चार्जेस के, पॉइंट मासेस के लिए था, क्योंकि जब आप स्पेस में आप बड़े बड़े मैसेस के लिए बात करते हो तो बीच का जो स्पेस, तो उनके दरमियान जो बड़ी बड़ी कैलेस्ट्रियल बॉडीज हैं के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करते हो तो उनके दरमियान बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में उनका अपना रेडियस बहुत छोटा होता है। यानी अगर अर्थ का रेडियस फॉर एग्जांपल मैं कहूं 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर है, जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं अर्थ का डिस्टेंस सन से, वो है 1.5 एक्सपोनेंट 11 मीटर, उसके कंपैरिजन में ये वाला जो अर्थ का रेडियस है ये बहुत छोटा है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, क्लियर है? आ रही बात समझ में? जी सर। तो इस तरह से आपका सेंटर से हमेशा ये कैलकुलेशन होगी, याद रखिएगा। सो इसी तरह नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बेसिकली कॉपी है लॉ ऑफ, आई मीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इसमें तो मीम्स भी बनती हैं यार, बड़ी फेमस मीम्स बनी है, मिस्टर बीन और मिस्टर बीन ने उसको एज इट इज कॉपी कर दिया लाके, देख रहे हो? मिस्टर बीन का है कूलम है, तो कूलम ने कॉपी कर लिया, पूरा लॉ वो है वो मासेस के लिए, चार्जेस के लिए, क्लियर है? जी। ठीक है? attraction between two charges, this is q1, the charge is q2, so तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो लाइक चार्जेस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन, चाहिए अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए एक के साथ पॉजिटिव एक के साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है? और अगर लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, जैसे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है, या यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों केस में फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी, ठीक है? आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि रिपल्जन हो, दोनों की सूरत में
वो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी इन दोनों के चार्जेस का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन होगी, उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो न्यूटन का था, वहां पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी m1 m2 दोनों के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ दोनों के चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के सेंटर से लेके उनके डिस्टेंस के। और अगर आप इसको कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करने पे आप देखो, इस चीज को समझना, कंबाइन करने पे हमारा क्या बनेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को वी कैन कन्वर्ट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू साइन ऑफ इक्वालिटी व्हिच इज कॉल्ड K। K इज द कूलम्स कांस्टेंट, क्लियर है, K इज द कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कूलम्स कांस्टेंट K, आप जब मार्क स्कीम देख रहे होगे तो उन्होंने कूलम्स कांस्टेंट की जगह पे एक हरकत की हुई है, उन्होंने इस कूलम कांस्टेंट की जगह लिखा हुआ है K इज इक्वल टू 1/4 पाई, और एक छोटा सा ई कंगी की तरह एक कुछ बनाया हुआ है और एक जीरो लगाया हुआ है, इसे कहते हैं, ये ग्रीक सिंबल है, इसे कहते हैं एप्सिलॉन, और जो ये बीच में छोटा सा जीरो बनाया हुआ है इसको पढ़ते हैं नॉट, तो इसको पढ़ोगे एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसे कहते हैं परमिटिविटी और फ्री स्पेस। क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी की फ्री स्पेस से गुजरने की एबिलिटी को परमिटिविटी कहते हैं, सही है। और इसकी वैल्यू है 8.85 एक्सपोनेंट -12। कौन बेवकूफ इतना याद करे, मैं सीधा सीधा के की वैल्यू याद कर लेता हूं, वो ये है 8.99 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जान ही छूट जाती है, खत्म, मैं इधर जाता ही नहीं हूं। जबकि मार्क स्कीम में आपको जगह जगह ये बात नजर आएगी, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ नजर आएगा, क्लियर है, आ रही बात समझ? जी तो अगर आप चाहें तो गहराई में जाएं, के की वैल्यू रखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू रखें और लंबा करें, मैंने कभी मना की किया, और आप चाहे तो डायरेक्ट के की वैल्यू रखें 8.9 एक्सपोनेंट 9, क्लियर है, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो इसको जरा उतारिए, जो रिपल्सिव फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट को पुश करेगी, टेस्ट चार्ज को पुश करेगी, दूर फेंकेगी, उस पर वर्क डन करेगी, उसे एनर्जी देगी, क्लियर है। और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, खींच, वो नेगेटिव सोर्स है, सामने टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, उसे जब खींचेगी तो खींचने में क्या करेगी भाई, उसमें से एनर्जी निकाल लेगी, आ रही बात समझ में, और उस बेचारे को कर्जदार बना देगी, ठीक है, उसे खींच लिया, उसमें से एनर्जी निकाल ली तो उसको कर्जदार बना दिया। अब जब उस टेस्ट चार्ज को निकलना होगा उसके ऑर्बिट से बाहर, तो एनर्जी जो है वो उसको वापस लेनी पड़ेगी उससे, समझ में आई बात? इसको यूं समझो, इसको यूं समझो कि तुम्हारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ठीक है, और तुम्हारे पास एक नेगेटिव जो है वो चार्ज है, क्लियर है। ये नेगेटिव चार्ज है, अब यहां पर भी एक टेस्ट चार्ज रखा और यहां पर भी एक टेस्ट चार्ज रखा। अब जो ये टेस्ट चार्ज है ना, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब सुनिए, इस टेस्ट चार्ज को जब ये पुश करके दूर फेंकेगा ना, तो इस पे वर्क डन करेगा, इसको एनर्जी देगा, इसे पुश करेगा, इसे एनर्जी देगा, ये एनर्जी लो और जाओ, एनर्जी देगा, ठीक है। ये जो सोर्स चार्ज है इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वर्क डन करेगा, फेंकेगा। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको अपनी तरफ खींचेगा और इससे एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करवाएगा, निकालेगा, इससे इसकी एनर्जी डिक्रीज करवा देगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स होती है ना, ये रिपल्सिव है, वो वर्क डन करके एनर्जी देती है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो एनर्जी खींच लेता है, आ रही बात समझ, एनर्जी डिक्रीज कर देता है। इसीलिए अगर सोर्स नेगेटिव होगी तो याद रखना इस कूलम चार्ज की एनर्जी वो नेगेटिव में होगी, और अगर सोर्स पॉजिटिव होगी तो इस कूलम चार्ज की जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव में होगी, ये बात याद रखना, देखना भी आगे जाके जादू, क्लियर है।
जी सर। ये बात समझाऊंगा मैं आगे आगे, क्योंकि ये वर्क डन करके एनर्जी निकाल लेता है, एनर्जी निकालता है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, चार्ज की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, बेचारा मकरूज हो जाएगा, कर्जे में डूब जाएगा, हाय मेरी एनर्जी, हाय मेरी एनर्जी, रो रहा होगा बेचारा, नेगेटिव एनर्जी होगी इसकी, एनर्जी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये इसको एनर्जी दे के बोला होगा जाओ भाई निकलो घर से, जाओ, टाटा तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये वाला सीन है। February March 22 पेपर 4 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इज पोजीशनड एट पॉइंट एक्स। इसको समझने से पहले पहले रिपल्सिव फोर्स को समझ लीजिए। रिपल्सिव फोर्स की जब भी बात करेंगे सो दो चार्जेस के दरमियान ऐसे फोर्सेस होंगी भाई, और अट्रैक्टिव में आगे की तरफ होती हैं। क्लियर है? एन इलेक्ट्रॉन इज पोजीशन एक्स, इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है। ड्रॉ एन एरो टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ है नेगेटिव, तो इसका मतलब है फिर पी और क्यू पे क्या रखा हुआ है? ठीक है, अच्छा अब ये नहीं बताया मैंने इसको लिखा ही नहीं, पार्ट बी लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए पी पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्यू पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ये बताया नहीं है इस पार्ट में, ऑलरेडी एक क्वेश्चन की सीक्वेंस है, मैंने पार्ट बी उठाया तो जाहिर है वो मेंशन नहीं है, तो चले मैंने मेंशन कर दिया। अब आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स कहां होगी? सो देखिए, एक्स पे रिजल्टेंट फोर्स देखनी है तो पहले क्यू के रिस्पेक्ट से देखें, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अगर मैं सेम लाइन ऑफ एक्शन देखूं दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस और नो? एक ही लाइन ऑफ एक्शन में करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो अब एक्स पे निकालना है, तो आप ये बनाने के बाद इस सब को मिटा दीजिए यहां से, इसकी जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इस एरो को छोड़ दीजिए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इनको कनेक्ट कीजिए एक लाइन से। ठीक है, कनेक्ट कीजिए, इन्हें कनेक्ट कीजिए एक लाइन से। कर दिया? अब देखिए दोनों के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। ठीक है, ऐसे खींचेगा और ये उसको ऐसे खींचेगा। क्लियर, यस और नो? ठीक है, समझ आ गई बात? अब आप ऊपर के पॉइंट्स को मिटा दीजिए, रब कर दीजिए, इसकी जरूरत नहीं। आप सिर्फ इन दो एरोस को देखिए, एक एरो इस डायरेक्शन में है, इसको थोड़ा सा मिटा के रब करके सही से लिख दूं, तो एक एरो आपका इस डायरेक्शन में है जो प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, और एक एरो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहां बनेगी? तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी जो है वो इस तरह से लेफ्ट साइड में जाएगी। क्लियर है? ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। क्लियर है बच्चों? जी सर। आप बना लें वेक्टर ट्रायंगल, उससे भी कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल से भी कर सकते हैं, मैंने रोम्बस बना दिया। ठीक है, मैं यहां से बस